इस केस में हम अगर अक्सर देखते हैं कि तारीख पे तारीख अदालतों में नजर आती हैं, तो यहाँ पर हमें वकील पे वकील नजर आए हैं। तो ये एक चीज़ बताइएगा कि वकील बदलने से क्लाइंट को नुकसान होता है? हम अभी तक जो हमें नजर आ रहा नुकसान नहीं हुआ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जरा। एक फेक और फ्रिवलेस केस जो है सादुर रहमान के अगेंस्ट उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जो इंशाल्लाह ट्रायल में भी हम पूरी कोशिश करेंगे उनको एक्विट कराने की, जैसे कि आज हमने इंशाल्लाह रिलीफ लिया। और क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उसको बिहाइंड द बार ज़्यादा देर तक रखा जा सके। एविडेंस काबिल सताइश नहीं है, 96 दिन हो गए हैं, तो 96 दिन तक ये चीज़ें इतनी डिले क्यों? यही बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेट्स सेलिब्रेट कि जी उसको बाहर आने दे। डकी भाई को 10 मिलियन जुर्माना हुआ है, हो जाएगा, हो गया है, और 7 साल सजा भी सुना दी, जिस पर जो जिया उनके भाई हैं उन्होंने कहा कि जब हम डकी से मिलने गए तो वो रो रहे थे कि मुझे 7 साल सजा सुना दी गई है। एक फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है अगर इस तरह के केसेस डाल देना। फिर ये जैसे श्याम सरवसी कोर्ट में लगा, वहाँ पर ये हुआ कि उनकी जो सास थी उनके इंतकाल की वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सके, और जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चार मगुइयाँ चल रही थी कि जज साहब जो है वो सुनने से माजरत कर रहे हैं, जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, ये थोड़ा बताइएगा जरा। देखिए मैं समझती हूँ कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर किसी जज ने ड्यू टू XYZ रीज़न, उनके पास इख्तियारात हैं, उनकी अपनी डिस्क्रेशन है, अगर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया तो उसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो उसके बाद ये चीफ जस्टिस साहिबा की अदालत में गया था, तो उन्होंने इसको आगे डिफ़र कर दिया कि जी अब ये इस कोर्ट में लगेगा। अब वो अल्लाह की तरफ से उनका पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हो गया ड्यू टू विच ही कुडंट कम, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। इसमें कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। अगर ट्रायल की हद तक बात करें तो ट्रायल में आप देख रहे थे आज बाद में, अच्छा एक और मैं आपसे चीज़ सवाल करूंगा कि इस केस में हम अगर अक्सर देखते हैं कि तारीख पे तारीख अदालतों में नजर आती हैं, तो यहाँ पर हमें वकील पे वकील नजर आए हैं। तो ये एक चीज़ बताइएगा कि वकील बदलने से क्लाइंट को नुकसान होता है? हम अभी तक जो हमें नजर आ रहा नुकसान नहीं हुआ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जरा। देखिए ये एक कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये क्लाइंट की अपनी डिस्क्रेशन है, अगर वो चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी हर वकील मैं ये समझती हूँ कि अपने काम डिलीजेंटली करते हैं, और कोई भी काम किसी से कम नहीं करता, वो अपनी पूरी पूरी मेहनत से करते हैं। तो अगेन जहाँ तक आपकी बात हुई कि इस केस में उसका क्या इफेक्ट आया है, तो सीधी सी बात है, हर किसी की अपनी कॉम्पिटेंस की बात है। तो आई थिंक जिसने जो परफॉर्मेंस दी है वो मैम आप क्या समझती हैं कि डकी भाई का केस इतना लंबा लेंथी क्यों हुआ? क्या वजह थी इनको सेशन कोर्ट से इनकी जमानत हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई? क्योंकि इतना बड़ा कोई उन पर जुर्म नहीं है साबित, ना तो उन्होंने करवाया है, ना उन्होंने खेला है, ना इन्होंने लोगों को राग़िब किया कि आप आके खेलें, तो फिर भी इतना लेंथी प्रोसेस क्यों हुआ? देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुख्तसर जवाब यही बनता है कि कुछ केसेस इंपॉर्टेंट इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ें सामने आती हैं। ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मामला है जो कि पाकिस्तान में ओवरऑल काफ़ी देर से डिस्कस हो रहा था, लेकिन अब वो इस केस की बदौलत लोगों के भी सामने आया है, और आपने सबने देखा कि क्या इश्यूज चल रहे थे। और प्लस जिस इदारे के अगेंस्ट ये काम सारा हो रहा है, आप ये समझते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती हैं और अपने अपने टाइम पर होती हैं। तो वो अब इससे हमने आगाज़ कर लिया है, इंशाल्लाह बाकी के मामला ट्रायल में हो जाएंगे। अंदर की हेयरिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें, हम थोड़ा सा लेट आए हैं, थोड़ा सा अंदर क्या हुई, बहस हुई, NCC के जो अफसरान हैं वो भी पेश हुए थे, आप भी हुई, तो क्या कहते हैं इस मामले में? मैं आपको अपने साथ एक बताऊंगी, वो आपको थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे। जी कोर्ट की हेयरिंग क्या सिर्फ बता दें, हुआ क्या हुआ? इसमें NCCI की तरफ से बेसिकली वही कंप्लेनेंट है, उन्होंने रेजिस्ट की थी बेल, और बेल को अपोज किया। डेफिनेटली उन्होंने करना ही था क्योंकि एक फेक और फ्रिवलेस केस जो है सादुर रहमान के अगेंस्ट उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जो इंशाल्लाह ट्रायल में भी हम पूरी कोशिश करेंगे उनको एक्विट कराने की, जैसे कि आज हमने इंशाल्लाह रिलीफ लिया। और क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उसको बिहाइंड द बार ज़्यादा देर तक रखा जा सके। तो कोर्ट ने भी ये चीज़ देखी, और इससे हट के जो ग्रेविटी ऑफ द पनिशमेंट है, बेसिकली जो सेक्शन 13, 14, 25, 26 उन्होंने पीका के लगाए हैं, उनमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको मद्देनज़र रखा, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनज़र रखा कि कोर्ट इस तरह के केसेस को कैसे डील करती है, ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और एपेक्स कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिलीफ ग्रांट किया। तो इस चीज़ को भी उन्हें देखा, डेफिनेटली रिकॉर्ड से भी वो चीज़ें कोर्ट अल्टीमेटली देखेगी कि जो एविडेंस है वो इतनी काबिल सताइश नहीं है कि उसकी बेसिस के ऊपर मज़ीद उसको डिटेन रखा जाए, यानी कि उनको जुडिशल लॉकअप में रखा जाए। सर एविडेंस काबिल सताइश नहीं है, 96 दिन हो गए हैं, तो 96 दिन तक ये चीज़ें इतनी डिले क्यों? यही बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेट्स सेलिब्रेट कि जी उसको बाहर आने दे, उसकी डिग्निटी और वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ गुजारे। एक बंदा जो कि एक ऐसे फ्रिवलेस FIR में उसको मुलव्वस करके पूरी फैमिली को जो है उन्होंने एक
हरासा किया, और कह लें कि अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते जिससे वो फैमिली एक सफ़र की है, क्योंकि ये केस अगर कंटेंट्स ऑफ द FIR से भी जाते हैं तो ये पहले दिन से केस नहीं बनता। इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए भी, कोई कॉग्निजेंस लेने के लिए भी इख्तियारात होने चाहिए, जिसका उन्होंने तजावुज़ किया NCCI के ऑफिशियल्स ने। और आप सब के सामने है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर एक कार्रवाई हुई, उनके ख़िलाफ़ भी एक FIR लॉन्च हुई जो कि मेलाफाइडी साबित करती है अल्टीमेटली, और हमारी इनोसेंस को सपोर्ट करती है कि जी हमसे किस तरह जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खिलवाड़ किया। सर एक सवाल ले लें कि आज मनी ट्रेल का जिक्र हुआ, अदालत के अंदर 3,26,420 जो डॉलर हैं उसकी मनी ट्रेल नहीं हुई, क्योंकि सेशन में भी इस वजह से बेल खारिज हुई थी। कि आज हाई कोर्ट ने, जज साहब ने ये आर्गूमेंट उठाए कि मनी ट्रेल कहाँ से आई है, इसकी मनी ट्रेल दे? नहीं, जज साहब ने आर्गूमेंट्स नहीं उठाए, ये बेसिकली NCCI की तरफ से आर्गूमेंट रेज़ किया गया था। ये नीचे भी रेज़ करते रहे हैं, बट देखिए उन्होंने कोई ना कोई ग्राउंड तो लेनी है इस बेल को रिजेक्ट करवाने की जस्टिफिकेशन के लिए, अपने पार्ट रोल प्ले करने के लिए। बट अगेन ट्रायल कोर्ट में मैटर अभी जुडिस है, तो इसकी बाबत जो भी एविडेंस होगी वो अल्टीमेटली उसके कंक्लूजन के ऊपर डिसाइड होगा। तो अभी इस वक्त के लिए जो है वो मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ कि जो हम खुशी की बात है, डेफिनेटली खुशी की बात है। हम डेली कांटेक्ट में, वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी मदद से बात हुई है। अच्छा, वो रास्ते में थे, वो सब ट्रैफिक की वजह से पहुंचे। और आप सबको मुबारक हो, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं। आपसे बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे ये भी बताइएगा, अब जमानत उनकी मंजूर हो चुकी है, अगर अरूप जदोई के हवाले से बात करें तो जब ट्रायल कोर्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि जमानत के जो ऑर्डर हैं वो लेकर आए, वो क्या बात है? मैं वो इधर एक्सप्लेन करने जरा। इस पर मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखें, जहाँ तक ज़मानत के ऑर्डर की बात आती है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि ये सारा केस एक प्रॉपर एक बहुत फ्रिविलस किस्म का बनाया गया है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने, जैसे मैं अभी हम लोग सब ये मिलकर भी यही बात कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ मज़ीद अभी ट्रायल के अंदर चलेगी, और ट्रायल के अंदर जैसे अभी आपने ये मनी ट्रेल की बात की है, उसके पास भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि किस तरीके से वो एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है और क्यों करती है, और असल में टैक्सेस में भी किस तरह ये चीज़ें शो की गई हैं। तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इट इन कोर्ट। सेशन में मनी ट्रेल क्यों नहीं दी गई? नहीं, सेशन में ज़रूरत नहीं थी ना, ये आगे हम लोगों को आगे $3,26,420 की मनी ट्रेल मांगी, उसकी जो नहीं होने की वजह से बिल कैंसिल हुई थी। उनकी सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी कॉन्फिस्केट की हुई हैं। उनका लैपटॉप उनके पास है, मोबाइल्स उनके पास हैं, तो ये चीज़ें ये आगे ट्रायल में इंशाल्लाह। मैम, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत खबरें भी जिसमें आई, जिसमें कहा गया कि डकी भाई को 10 मिलियन जुर्माना हो गया है, और साथ साथ सजा भी सुना दी, जिस पर जो जिया उनके भाई हैं उन्होंने कहा कि जब हम डकी से मिलने गए तो वो रो रहे थे कि मुझे साथ साथ सजा सुना दी गई है। एक फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है अगर इस तरह के केसेस डाल देना। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप भी बेहतर, आप लोग भी फैमिली वाले लोग हैं, आप लोग ये बात अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है और किसी के ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं जो कहीं पे प्रूव भी नहीं किए जाते। हमारे लॉ का एक टर्म है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो जब तक एक बंदे के ऊपर सिर्फ आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया जिस इल्ज़ाम को प्रूव भी नहीं किया गया, ना उसके अगेंस्ट कोई विटनेसेस दिखाए गए, ना उसे वो ना बताया गया कि कौन उससे असल में इफेक्टी है। कोई बंदा कोई जब क्राइम कमिट करता है तो उसका कोई इफेक्टी तो होता है ना, यहाँ पे तो एक भी इफेक्टी हमारे सामने नहीं आया। तो इतना गिरौना जब आप इल्ज़ाम लगा देते हो और उसकी बेसिस के ऊपर आप अगले को 22 दिन पहले फिजिकल रिमांड में रखते हो और फिर मजीद उसका जुडिशल इतनी देर के लिए करते हो, और आप इन्वेस्टिगेशन में उसकी सब चीज़ें कॉन्फिस्टिकेट करके भी कुछ सामने चीज़ें नहीं लेके आ रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुद्दा बनता भी है। तो एक फैमिली के लिए ये बड़ी टॉर्चरस बात है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी शवाहिद के अंदर आपने एक बंदे को इतनी देर रखा हुआ है। आज ही डक्की भाई की जेल से रिहाई होगी, मुमकिन है इंशाल्लाह। जमानत कितने मचलकों में, कितने लाख के मचलकों में उनकी जमानत मंजूरी भी थोड़ा बता देना। 10 लाख रुपए में। 10 लाख का शॉर्टेज होगी। जी ठीक है मैम, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।